हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पदार्थ हैं। हमारे आसपास में भी बहुत सारे क्या होता है, पदार्थ होता है, जैसे साइकिल, बुक, फुटबॉल, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ में आयतन होता है। आयतन अर्थात स्थान घेरता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थान ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ स्थान ग्रहण कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। जैसे इसका 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये सब क्या होता है, पदार्थ होता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है, सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थ में क्या विशेषता होगा, पदार्थ क्या होगा, तो स्थान ग्रहण करेगा, अर्थात स्थान घेरेगा, घेरता है। और इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। स्थान ग्रहण करने का मतलब ये इसका आयतन होता है और इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ में क्या होता है, आयतन और द्रव्यमान। आप देख सकते हैं ये भी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ में क्या होता है, आयतन और द्रव्यमान। देखिए बहुत सारे कण से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ, और पदार्थ से मिलकर क्या बनता है, वस्तु। ओके, तो बहुत सारे कण से मिलकर क्या बनता है, तो पदार्थ से मिलकर क्या बनता है, तो वस्तु। तो आप सभी समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ में क्या होता है, आयतन होता है और पदार्थ में द्रव्यमान होता है। कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर रहेगा। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बैलून है। बैलून में क्या है, हवा भरा हुआ है। तो क्या हवा पदार्थ है कि नहीं, तो हवा भी पदार्थ है, क्योंकि हवा क्या हो रहा है, इस बैलून में स्थान क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, स्थान घेर रहा है। आप देख सकते हैं इस बैलून में क्या हवा क्या कर रहा है, यहाँ पे स्थान ग्रहण कर रहा है। तो हवा भी क्या है, पदार्थ है। आप बता सकते हैं कि पदार्थ कहाँ पे नहीं होता, पदार्थ कौन ऐसा वस्तु है जिसमें पदार्थ नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए इमेज में, देखिए यहाँ पे बच्चों के प्रति माता पिता का क्या है, प्यार है, प्रेम है। तो प्रेम क्या होता है, पदार्थ नहीं होता है। ओके, अब देखिए आदमी को क्या गुस्सा आया हुआ है, तो गुस्सा क्या पदार्थ नहीं है। तो प्रेम, गुस्सा, घृणा, ये सब पदार्थ नहीं है। पदार्थ कौन है, जिसका द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ में कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, क्या क्या गुण होता है। तो पहला गुण क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब हमेशा क्या होता है, वो गतिशील होता है, यानी उसके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा होगा तभी वो क्या होगा, गतिशील होगा। गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ तापमान बढ़ाने पे कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दी जाए तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक अगरबत्ती, यहाँ क्या है, अगरबत्ती को जला दिया जाए और अगरबत्ती को जलाने से पहले उसका जो खुशबूदार सेंट है वो चारों तरफ नहीं फैलेगा। लेकिन अगर जला दिया जाए तो जला देने के बाद उसका सेंट क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। अर्थात अगरबत्ती जब जल नहीं रहा था तो उसका टेम्परेचर क्या था, कम था, और जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, मतलब जला दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये चारों तरफ फैल जाएगा। तो इससे क्या समझे कि तापमान बढ़ाने पे वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, अब हम लोग दूसरा गुण को पढ़ते हैं। दूसरा गुण क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कैसे देखेंगे हम लोग रिक्त स्थान होता है, तो सपोज कीजिए एक गिलास, इसमें क्या है, पानी है, इसमें चीनी को हम लोग घोल देंगे। जब चीनी घुल जाएगा तो क्या इसमें चीनी बचा रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि पानी में चीनी क्या हो गया, घुल गया। क्यों घुला, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है। रिक्त मतलब खाली स्थान है, बिना खाली स्थान में घुल पाएगा, नहीं। तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, तो गैस में होता है। उसके बाद द्रव में, तो द्रव में रिक्त स्थान होता है। इस वजह से क्या होता है, चीनी पानी में घुल जाता है। तो पदार्थ का क्या है, विशेषता है क्या कि कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है। यही क्या है यहाँ पे बताया गया कि जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ कणों के बीच उपस्थिति रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। आप जल में भी नींबू को घोल दीजिए तो नींबू का रस क्या होता है, जल में घुल जाता है। क्यों, क्योंकि जल में क्या है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे पदार्थ के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है। पहला क्या है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरा गुण क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और तीसरा गुण क्या है, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चापाकल से पानी आ रहा है यहाँ पे, तो इस पानी के कण को अगर हम काटना चाहें तो कटेगा नहीं।
अगर इस धार को हम उंगली से काटने का प्रयास करें तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का जो कण है ना एक दूसरे को क्या किया हुआ है? आकर्षित किया हुआ है। तो पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या धार टूट जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का कण एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षण बल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आकर्षण बल लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होता है। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे समझना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक किसमें होगा? तो आप फिगर में देख सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच सबसे खाली स्थान किसमें होता है? तो गैस में होता है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद ठोस में। मतलब ठोस में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है, न के बराबर होता है। जैसे ईंट है, ईंट में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। तो ठोस में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है, द्रव में उससे अधिक होता है और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होता है? तो गैस में होता है। ओके, और आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा? तो आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। इसलिए एक दूसरे का कण क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इसलिए ठोस को तोड़ना क्या होता है? कठिन होता है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है? तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान उसके गतिज ऊर्जा ठोस में क्या होता है? सबसे कम होती है। रिक्त स्थान सबसे कम होती है। द्रव में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होता है। ओके, और आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा? तो ठोस में होता है। ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल गैस में होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था क्या होती है। देखिए ठोस है, ये ठोस है और ये द्रव है। तो ठोस के कण क्या होते हैं? एक दूसरे में सटे होते हैं, बिल्कुल सटे होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे में सटे होते हैं लेकिन ठोस से कम होते हैं, और गैस के कण एक दूसरे से बहुत ही अलग रहते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो बॉडी है, उसमें ठोस पदार्थ भी है और द्रव पदार्थ भी और गैस पदार्थ, मतलब गैसीय अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी है और ठोस अवस्था। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बनाया गया एक मनुष्य का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपका बोन, जो हड्डी होता है, वो ठोस होता है। ओके, और इसमें जो रक्त है, रक्त अर्थात रुधिर अर्थात खून, जो ब्लड है, ब्लड क्या है? इसमें द्रव अवस्था में है। और जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो क्या है? गैसीय अवस्था में। अर्थात मनुष्य में ठोस अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी है और गैस अवस्था भी है। तो आप देख सकते हैं भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्था पाए जाते हैं। 3 अवस्थाओं में बांटा गया भौतिक रूप से। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। ओके, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। मानव शरीर को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो ठोस अवस्था में कौन हो जाएगा? हड्डी और दांत, ये सब क्या है? ठोस अवस्था। और रक्त अर्थात ब्लड और जल, हमारे शरीर में भी जल रहता है। कितना प्रतिशत? 70% जल हमारे शरीर में है। तो ये किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था। अब फेफड़ा में हवा गैसीय अवस्था में रहता है। फेफड़ा में जो हवा रहता है वो गैसीय अवस्था में रहता है। जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या है? गैसीय अवस्था। ओके, तो आप समझ गए होंगे हमारा शरीर में ठोस अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी और गैस अवस्था भी है। अब ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो अब इस ईंट को देखिए, ईंट क्या है? यहाँ ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था का मतलब इसका आयतन भी होगा, निश्चित आयतन होगा। आयतन का मतलब यह स्थान घेरेगा ही घेरेगा, ठोस अवस्था। ओके, तो आयतन इसका क्या होगा? निश्चित होगा। आकार भी निश्चित होगा। आप देख सकते हैं इसका आकार चेंज होता है क्या ठोस का? नहीं। तो आकार भी निश्चित होगा। इसमें सीमाएं होंगे। सीमाएं का मतलब इसमें देखिए यहाँ पे सीमा है, सब मतलब बाउंड्री भी होगा, देख सकते हैं इसमें। ये सब क्या है? इसका सीमाएं हैं। तो ठोस में क्या क्या होता है? आकार क्या होता है इसका? निश्चित होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होते हैं, मतलब बाउंड्री भी होगा, और निश्चित और स्थिर आयतन होता है। आयतन इसका चेंज नहीं करेगा। जैसे पानी का आयतन क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे आप उसको गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, और बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी आकार का हो जाएगा। लेकिन ठोस में ये बात नहीं है। इस ईंटा को अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो क्या बाल्टी आकार का होगा? नहीं। इसका मतलब ठोस का क्या होता है? आयतन स्थिर होता है या निश्चित होता है। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता का मतलब दबाव। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या दबा सकते हैं इसको? नहीं। ठोस को हम दबा सकते हैं? नहीं। और ये दृढ़ होता है, मतलब ये क्या होता है? मजबूत होता है, देख सकते हैं। तो सारे ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। इसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो आप समझ गए होंगे 4 पॉइंट। ठोस में क्या होता है? तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस की सीमाएं क्या होती है? स्पष्ट होती है, बाउंड्री होगा। और
ठोस का आयतन आकार भी निश्चित होगा और इसमें संपीड़ मतलब दबा नहीं सकते हैं। अब आप बता सकते हैं रबड़ बैंड होता है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं रबड़ बैंड है, तो इसका आकार यहाँ पे बताया गया कि आकार इसका निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार क्या है, निश्चित है। जब इसमें हम बल लगाएंगे तो रबड़ बैंड क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा। तो क्या इसका आकार निश्चित हुआ, आकार निश्चित तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बल लगाते तो ही खिंचाता है, बिना बल का ये नहीं खिंचाएगा। तो इसका आकार तो निश्चित हुआ ना, खींचने के बाद ना इसका आकार परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे बोलता है कि बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, रबड़ बैंड भी क्या है, ठोस है। इसको नहीं बोलेंगे कि इसका आकार चेंज हो गया तो ये द्रव या गैस बनेगा। रबड़ बैंड भी क्या है, ठोस है। ओके, ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, बहुत ही कम। मतलब इसका गतिज ऊर्जा, मतलब गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के इसका पार्टिकल, इसका कण नहीं जाता है, इसलिए क्या है, न्यूनतम होता है इसका गतिज ऊर्जा। इसलिए इसका आकार क्या होता है, निश्चित और दृढ़ होता है, मजबूत होता है। जबकि गैस का कण देखते हैं, गैस जैसे अगरबत्ती का सेंट, उसका जो कण हुआ, पार्टिकल हुआ, वो क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से जाता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या है, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। सकरा, चीनी, सकरा और नमक जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है, फिर भी ये क्या है, ठोस है। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे चीनी रखा हुआ है। अब बताइएगा कि चीनी, इसका आकार ठोस में बताएगा कि आकार क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जिस चीज में रखे उसी आकार का हो गया। लेकिन ठोस का जो एक क्रिस्टल हुआ, एक कण हुआ, वो तो नहीं बदलता है। जैसे चावल है, चावल का बोरी, चावल में रखा जाए तो बोरी आकार का हो जाएगा, लेकिन चावल का एक कण का आकार चेंज होगा नहीं, अर्थात चावल का कण क्या हो गया, ठोस हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सकरा और नमक जिस बर्तन में रखते हैं उसी आकार का ले लेता है, लेकिन ये ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका क्रिस्टल का आकार चेंज नहीं होता है, इसका कण का आकार चेंज नहीं होता है। आपने देखा होगा स्पंज अर्थात रुई, रुई को हम लोग दबा सकते हैं। कब दबेगा, रुई में क्या होता है कि अंदर उसमें हवा भरा रहता है, इसलिए वो दब पाता है। तो रुई ठोस होगा, रुई भी क्या होगा, ठोस होगा। क्यों? क्योंकि उसको दबाते हैं तब उससे हवा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो वो भी क्या है, ठोस है। तो हाथों से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, संपीड़ित मतलब दबा सकते हैं उसमें, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में क्या भरा हुआ है, हवा भरी होती है, और दबाने पर हवा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके, जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, यह क्या है, स्पंज है। अब इसको हम दबाएंगे, यहाँ पे पुश करेंगे तो इसका हवा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये भी क्या है, ये भी ठोस है। अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, द्रव्य अवस्था या द्रव अवस्था। तो द्रव किसे बोलते हैं, तो द्रव किसे कहते हैं, तो द्रव तरल होते हैं और उसमें बहाव होता है। जिसमें बहाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। ठीक, तो बहाव का मतलब अगर एक स्थान पर रखा जाए तो दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी क्या है, द्रव है। देखिए यहाँ पे बहाव, बहाव की वजह से ही क्या हुआ है, इस बोतल से जल इस बोतल में आ गया। ओके, तो द्रव में क्या होता है, बहाव होता है। ओके, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, इसका आकार नहीं होता, इसका आकार क्या होता है, चेंजेबल होता है, मतलब चेंज करेगा। जैसे आप बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी आकार का हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे द्रव, यहाँ पे भी आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोतल है तो बोतल में पानी रखा है तो बोतल आकार का हो गया। एक किस आकार का है, एक गिलास में है तो गिलास में है तो गिलास आकार का हो गया। तो द्रव के आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब स्थान घेरना, ये स्थान घेरेगा, ये भी स्थान घेरेगा। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, मतलब दबाव क्या होता है, कम होता है। ठोस में संपीड़न क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर, और द्रव में संपीड़न कम होता है। ओके, द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, इसका आयतन निश्चित रहता है। ओके, द्रव जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अभी बताया हमने, जिस बर्तन में रखें उसी आकार का उसी आकार का हो जाएगा। जैसे गिलास में रखेंगे तो गिलास आकार का हो जाएगा। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती है। विसरण का मतलब दो पदार्थ का स्वतः मिलना। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो पानी में भी अब क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो विसरण का मतलब होता है दो पदार्थों का स्वतः मिलना। जैसे आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका जो धुआं या गैस है या सुगंधित है वो क्या वायुमंडल में मिल जाता है, उसको मिलाना पड़ता है नहीं, वो स्वतः मिल जाता है। मतलब अगरबत्ती का जो खुशबूदार सेंट है वो क्या होता है, स्वतः मिल जाता है, किसमें, पर्यावरण में। तो हम लोग बोलेंगे कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा मिला। उसी प्रकार से पानी में क्या है, ऑक्सीजन मिला होता है। ओके, और जलीय जीव क्या करते हैं, पानी में मिला ऑक्सीजन के द्वारा ही श्वसन करते हैं, सांस ले पाते हैं। ओके,
अब यहाँ पे लिखा है कि द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में विसरण क्या होता है, कम होता है। ठोस जैसे अब ईंट है, ईंट को मिलाना ईंट में तो मिलेगा नहीं, मिल पाएगा। लेकिन नींबू का रस और जल दोनों को आप आसानी से मिला सकते हैं। इसका मतलब कि द्रव अवस्था में विसरण क्या है, अधिक होता है, और ठोस अवस्था में विसरण क्या होता है, तो कम होता है। याद रखिए विसरण लिखा हुआ है ना कि मिश्रण। मिश्रण अलग होता है और विसरण अलग होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कणों की गति द्रव में क्या होती है, ज्यादा होती है, और ठोस में क्या होती है, कम होती है। इसलिए आप ठोस को ठोस में मिलाना क्या मुश्किल होता है, लेकिन आप द्रव को द्रव में मिला सकते हैं क्योंकि विसरण क्या होता है, अधिक होता है। यही क्या आपका द्रव है। और द्रव एक इससे मिल पा रहा है, क्यों, क्योंकि द्रव में क्या होता है, बहाव होता है। द्रव में क्या होता है, तो बहाव होता है। अब हम लोग जानेंगे गैसीय अवस्था। तो याद रखिएगा द्रव में भी बहाव होता है और गैस में भी क्या होता है, बहाव होता है। यही वजह कि गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। गैस का अणु जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो गैसों में क्या होता है, बहाव होता है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, मतलब गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। यही वजह है कि सिलेंडर में, गैस का जो सिलेंडर आप देख सकते हैं इस इमेज में, गैस के सिलेंडर में, इसमें गैस क्या होता है, बहुत अधिक भरा रहता है दबाव की वजह से। दबा के मतलब इसमें प्रेशर के माध्यम से इसमें सिलेंडर में क्या होता है, गैस भरा जाता है। तो गैसों में दबाव क्या होता है, अधिक होता है। ओके, मतलब गैसों में संपीड़न क्या होता है, तो अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। देख लीजिए क्या बाउंड्री है इसमें, किस आकार में जाएगा गैस, कोई गारंटी नहीं। जैसे इस गैस को देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है, किस आकार में जा रहा है, इसका आकार निश्चित है नहीं, इसका आकार निश्चित नहीं, इसका आकार नहीं, इसका आकार भी निश्चित नहीं है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे गैस है। ओके, तो गैस का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। तो आकार भी निश्चित नहीं होगा और आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता। तो गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। इसलिए क्या होते हैं, एक तरफ घूमते रहते हैं। आप देखिए इसका गैस का कण, ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर भी जाएगा, कोई गारंटी इसका नहीं है। मतलब ये क्या है, स्वतंत्र है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखता है कि गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है गैस जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आयतन ग्रहण कर लेगा, उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है जिसमें हम रखेंगे। जैसे यहाँ सिलेंडर में क्या है, गैस रखा हुआ है, तो जिसमें रखेंगे उस आयतन क्या कर लेगी, वो घेर लेगी, मतलब स्थान वो ग्रहण कर लेगी। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी गति करते हैं, अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसलिए गैस में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत तीव्र गति से चला जाता है। जैसे बताए गर्म खाना का खुशबू पूरा रूम में आसानी से फैल जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैसीय अवस्था में कण क्या होता है, अनियमित रूप से तेजी गति से गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं। इस कारण कण आपस में बर्तन को दीवारों पर टकराते हैं। गैस का जो कण है वो क्या होगा, बर्तन की दीवार पर टकराएगा। तो बर्तन मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर की दीवार पे क्या होगा, यहाँ पे टकराता ही रहेगा गैस के कण। बर्तन की दीवार पे गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल गैस का दबाव बनाता है। मतलब यहाँ पे क्या लगता है, गैस के कण एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इससे क्या लगता है, यहाँ पे एक दबाव बनाता है सिलेंडर में। तो आप इसको अच्छी तरह के आप ये समझ चुके होंगे कि गैस क्या करता है, अनियमित रूप से तेजी से गति करता है। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस को द्रव में भी बदल सकते हैं, द्रव को गैस में भी बदल सकते हैं, और गैस को ठोस में भी बदल सकते हैं। गैस को द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को ठोस में बदल सकते हैं। ओके, तो बर्फ मतलब पानी कैसा है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस है तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में मिलता है, पानी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठोस बर्फ है तो ठोस है, अगर द्रव है पानी है तो द्रव है, और वाष्प बन गया, पानी को गर्म कर दीजिए तो वाष्प बन जाएगा, तो वाष्प क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में हो जाएगा। तो गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो गर्म करेंगे तो पहले बर्फ है, बर्फ को हम गर्म किए तो किसमें बदलेगा, वो पानी द्रव में हो जाएगा, और द्रव को और गर्म करेंगे तो इसमें बदल जाएगा वाष्प में। जैसे देखिए यहाँ पे बर्फ है, इस बर्फ को हम गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बर्फ है, ठीक, इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये बर्फ हो गया, ये द्रव हो गया, मतलब ये ठोस अवस्था में है, यहाँ पे द्रव अवस्था में है। और इस पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे भाप दिखाई दे रहा होगा, भाप क्या है, इससे निकल रहा है। तो किस अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्रव जो होता है वो ठोस अवस्था में भी होता है, सॉरी जल जो है वो ठोस अवस्था में भी है, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी है।
अब हम लोग जानेंगे तापमान से कैसे चेंज किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाओं को एक से दूसरी में बदला जा सकता है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे ठोस है, ठीक, ठोस को हम लोग अगर हीट करें, उष्मा दे, तो किस में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में। और द्रव को अगर हम हीट करें तो किस में बदलेगा? गैस अवस्था में। ओके, और गैस को अगर हम लोग शीतलन करें, ठंडा करें, तो किस में बदलेगा? द्रव अवस्था में। और द्रव को अगर हम लोग ठंडा कर दें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन जाएगा? वो ठोस अवस्था अर्थात बर्फ बन जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे समझ लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है? वो जल रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? तो वाष्प बनता है। तो आप समझ गए होंगे, ठोस से अगर द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। और द्रव से अगर गैस में बदलना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म, हीट करना पड़ेगा, मतलब उसमें उष्मा देना होगा। और अगर गैस से अगर द्रव में बदलना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। और द्रव से अगर ठोस में बदलना है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? शीतलता, मतलब ठंडा करना होगा। अब जानते हैं गलनांक किसको बोलते हैं। गलनांक और क्वथनांक दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिस तापमान पे ठोस द्रव में पिघल जाता है वो इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। याद रखिएगा, जिस तापमान पर कोई भी ठोस किस में बनता है? द्रव में पिघलता है, तब उसको क्या बोलेंगे? गलनांक। और जिस तापमान पे द्रव वाष्प में बदलता है तब उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो अगर ठोस द्रव में बदला तो गलनांक कहलाएगा, और द्रव वाष्प में बदल गया या भाप में बदल गया तो क्वथनांक कहलाएगा। ये इसका डिफिनीशन हो गया। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर क्या बन जाता है? द्रव बनता है, तो इसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना है? तो 273.16116 केल्विन। सुविधा के लिए हम इसे क्या लिखते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा, बर्फ का गलनांक कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन। ओके, इसे यहाँ पे देखिए, ये बर्फ है। ओके, और बर्फ पिघल रहा है। यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, तो बर्फ क्या हो रहा है? यहाँ पे पिघल रहा है। तो ठोस क्या बन रहा है? यहाँ पे द्रव बन रहा है। अब संगलन की गुप्त उष्मा क्या कहलाता है? तो ठोस से द्रव बनने में जितना उष्मा की आवश्यकता हुआ, ठोस से कोई द्रव बनेगा तो हीट देना पड़ेगा ना, तो ठोस से द्रव बनने में जितना उष्मा की आवश्यकता होता है उसी को बोलते हैं संगलन की गुप्त उष्मा। ओके, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस ले लीजिए और उसको किसमें बदल देना है? द्रव में बदलने पे जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ओके, बहुत ही आसान है। अब क्वथनांक किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिसमें द्रव क्या होगा? उबलने लगेगा, अर्थात द्रव किसमें बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। द्रव किसमें बदलेगा? वाष्प में बदलेगा, तब इसको क्या बोलेंगे? इसका एक क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। 373 केल्विन। और डिग्री में बोलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है? उबलने लगता है। ओके, तो जल उबलता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जल का क्वथनांक कितना होगा? तो 373 केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे क्या हो रहा है? जल उबल रहा है। इसके उबलने में जितना उष्मा लगेगा तो उसे बोलेंगे क्या? संगलन की, उसको बोलेंगे यहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अगर द्रव से वाष्प बन रहा है और जितना उष्मा लगेगा तो उस उष्मा को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ओके, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने में जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब 1 केजी द्रव है और उसको किसमें बदलना है? वाष्प में बदलना है, और जितना उष्मा लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ओके, तो द्रव से वाष्प बनने में जितना उष्मा लगता है उसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अब हम लोग जानते हैं ऊर्ध्वापातन। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधा किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा कपूर को अगर आप गर्म कीजिएगा तो किसमें बदलता है? ठोस से सीधा वो गैस में बदल जाता है। तो उस टाइप के पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। यहाँ पे इसका डिफिनीशन है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में वो चेंज नहीं होगा, सीधा क्या बदलेगा? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस में बदल जाता है। तब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। जैसे थोड़ा सा कपूर ले लीजिए या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण, ये सब क्या है? ऊर्ध्वापातन पदार्थ है। और कौन कौन है तो इसे याद रखिएगा, नेफ्थलीन, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ऊर्ध्वापातन यहाँ पे हो रहा है फिगर में। जैसे कपूर को यहाँ रखा गया है और यहाँ क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है, और इसे क्या डायरेक्ट बनेगा? गैस बनेगा।
तो सीधा ठोस से किस में बदल जा रहा है वो, गैस में। तभी कौन सा पदार्थ हुआ, ऊर्ध्वापातित पदार्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही आपका क्या है, कपूर है। घर में आप लोगों ने देखा होगा ये सब क्या है, कपूर है, ठीक। नेफ्थलीन जनरली बोला जाता है फिनाइल का गोलिया, यही नेफ्थलीन है, आप देखा होगा अपने घर में। ये सब क्या है, नेफ्थलीन है, फिनाइल का गोलिया, जो कपड़ा में रखा जाता है ताकि उसमें कुछ बैक्टीरिया ना लगे। तो नेफ्थलीन का गोलिया हो गया। अब देखिए क्या है आपका, एंथ्रासीन है। ये पदार्थ क्या है, तो एंथ्रासीन है, याद रखिएगा। और ये अमोनियम क्लोराइड है, जो चीनी का आकार के यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सब। तो ये सब क्या है, ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। ये सब क्या होते हैं, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, ये द्रवावस्था में नहीं आएंगे। अब क्या होता है, दाब परिवर्तन पे प्रभाव। अगर दाब को अगर परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा, गैस जो है ना वो द्रव में चेंज हो जाता है। तो यदि तापमान घटाकर, तापमान को क्या करना है, घटा देना है, सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित किया जाए, मतलब उसको दबाया जाए, तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गैस किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, दाब में अगर परिवर्तन किया जाए लेकिन तापमान को घटाने पे और गैस को क्या किया जाए, संपीड़ित किया जाए, तो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो यहाँ दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, तो यहाँ पे यही चीज, यही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, किस में बदलेगा, गैस से किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ओके। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं और वो द्रव में चेंज हो जाते हैं। एक यहाँ पे याद रखिएगा, शुष्क बर्फ जिसे बोला जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ है, उसको क्या बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण इस प्रकार है। देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। सो इस चीज को समझ लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं संगलन। ओके। लेकिन द्रव से ठोस, देखिए यहाँ पे द्रव से ठोस क्या होगा, जमना, इसको बोलते हैं जमना। द्रव से गैस बनने की क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और दूसरा बताए, द्रव से वाष्प बनने का क्वथनांक, और गैस से द्रव बनने को संघनन बोलते हैं। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ठोस से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठोस से अगर गैस में बदलता है और गैस में ठोस से बदलता है, मतलब द्रव अवस्था में आए बिना, तब क्या उसे बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। ओके। तो क्या हो गया, ऊर्ध्वापातन। अब एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो कोई बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे आप ठंडा या गर्मी के समय में कपड़ा को धूप में सूखने देते हैं, तो क्या होता है, कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है, मतलब उसका जो जल था वो वाष्प बन के क्या होता है, वाष्प बन जाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे कोई भी चीज वाष्प होता है, तब उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ के सतह के कण क्वथनांक से नीचे का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। गर्मी के दिन है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र का जल कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ओके। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। तो क्या यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है गर्म, नहीं, गर्मी के दिन में 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। मतलब क्वथनांक से कम तापमान पे जल किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, तो वाष्पीकरण प्रभावित करने वाले कारक है सतही क्षेत्रफल। अब कपड़ा को आप मोड़ के सुखाइए और कपड़ा को फैला के सुखाइए, तो कपड़ा को जब फैला के सुखाइएगा तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया आप, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कपड़ा सुखाया जा रहा है, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। वही कपड़ा को हम मोड़ के सुखाते सूखता नहीं, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल क्या कर दिए हम लोग, कम कर दिए हैं। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, सतही क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तापमान में वृद्धि कर दीजिए। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। देखिए यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, अगर यहाँ पे हम लोग कपड़ा को सुखाएं तो क्या हो जाएगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो तापमान को बढ़ा देने पे भी कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूखता है। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर्द्रता का मतलब होता है कि हवा में जल का कण होना, उसे बोलते हैं आर्द्रता। तो अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगा,
अगर हवा में जल का कण, जैसे ठंडे का समय में है तो ठंडे में समय में कपड़ा क्या होता है, कम जल्दी नहीं सूखता है, मतलब लेट से सूखता है। तो वहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता है, ज़्यादा आर्द्रता क्या, ज़्यादा आर्द्रता होगा तो कम वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो सूखेगा लेट से। तो आर्द्रता होता है तो फिर वाष्पीकरण की दर क्या होता है, घट जाता है। और वायु की गति, अगर वायु तेज गति से हवा चली तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे तेज गति से हवा चल रही है, यहाँ पे वाष्पीकरण का दर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा और फिर कपड़ा क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो आप 4 बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो गया, सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और वायु की गति। ओके, अब जहाँ पे वाष्पीकरण होता है वहाँ पे शीतलता का महसूस। देखिए यहाँ पे हवा क्या हो रहा है, तेज गति से चल रहा है, तो तेज गति से चलेगा तो क्या हो जाएगा, कपड़ा, कोई भी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता होता है। इसलिए गर्मियों के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ा का जल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, बहुत तेज गति से होता है। वाष्पीकरण होता है तो फिर वहाँ का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो कारण क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब ऊर्जा क्या होता है, वाष्पीकरण में ऊर्जा समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो क्या करता है, उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। मतलब अपने आसपास के वातावरण से क्या ले लेंगे, ऊर्जा ले लेंगे, क्योंकि ऊर्जा क्या हो गया, यहाँ पे लुप्त हो गया। क्यों, तो वाष्पीकरण से। तो ऊर्जा जब समाप्त हो जाता है तो आसपास की एरिया से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, मतलब आसपास का एरिया क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है, घड़ा का जल है। ओके, देखिए यहाँ पे घड़ा का जल गर्मियों में क्या लगता है, ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण का दर क्या होता है, अधिक होता है। अपने हाथ पे एसीटोन या पेट्रोल लीजिए, पेट्रोल का एक बूंद लीजिए। देखिए यहाँ पे एसीटोन है और ये आपका पेट्रोल है। पेट्रोल का अगर एक बूंद लेते हैं हाथ पे तो हाथ क्या होता है, शीतलता या ठंडा का महसूस होगा। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण का क्या हो जाएगा, दर यहाँ पे बढ़ जाता है। वाष्पीकरण तेजी से होता है और हाथ पे शीतलता का महसूस होगा। इसलिए कहा भी गया है कि गर्मी के दिनों में किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा। क्यों, क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है वो पसीना को अधिक अवशोषित करेगा, सोख लेगा, और अगर अधिक अवशोषित करेगा तो उससे क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा, ज्यादा वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा तो हमें ठंडा अर्थात शीतलता महसूस होगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं गर्मी के दिन में क्या, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, तो सूती का कपड़ा। क्यों, क्योंकि सूती का कपड़ा में पसीना अधिक सूखता है, अवशोषक होता है, और ये क्या करता है, अवशोषित अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। गर्मियों में लोग मैदानों में पानी छिड़क देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या लगेगा, आपको ठंडा का महसूस होगा। जैसे गर्मी के दिनों में रात के समय लोग अपने छत पे पानी छिड़क देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये क्या है, आपका सूती कपड़ा है। तो गर्मियों के दिन में किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा।